वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती नीना वर्मा जी, हमारे दूसरे विधायक सम्मानीय कालू सिंह ठाकुर जी, पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय नीलेश भारती जी, सम्मानीय चंचल पाटीदार जी, पूर्व विधायक सम्मानीय मुकाम सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सम्मानीय जयदीप पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य शिवराम कन्नौज जी, नीचे बैठे हैं क्या ऊपर है, इस जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारी मित्रों, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं जब मंत्री बना, चूंकि मैं अपने जीवन में जब भी संसद सदस्य रहा तो मेरी शर्त होती थी पार्टी के सामने कि मुझे एक विभाग की कमेटी में जरूर रखिए, उसमें कृषि हो या ग्रामीण विकास हो। मैं 5 बार सांसद रहा, एक बार तो पूरे समय मंत्री रहा, तो कमेटी में होने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन 4 बार मैं सांसद रहा हूं और मेरे पास मुझे गर्व है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी हमेशा मेरे पास में रही है। देश भर में घूमने का मौका मिला। जब मैं राज्य में वापस आया तो केंद्र में मैंने पूरे देश में जो देखा था तो मुझे लगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैंने 3 दिन के चिंतन सभा भोपाल में आयोजित किया था, जिसमें पहले दिन जिला पंचायत के सीईओ और जिला पंचायत के अध्यक्ष और जो महानगरों के पास में हमारी जनपद और पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, उनकी समस्याएं अलग किस्म की समस्याएं हैं। तो वहां के जनपद अध्यक्ष सीईओ कुछ और 37 सरपंचों को मैंने पहले दिन बुलाए थे। दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और जनपद के सीईओ, उनके साथ दिन भर वो बैठक चली और तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाया। लेकिन पंचायती राज के जो नीचे जनपद सदस्य, सरपंच और पंच, इनसे मेरा संवाद नहीं हुआ। मैंने 2 बार ये कोशिश की थी कि हम संभागीय स्तर पर लोगों को बुलाएं, सम्मेलन करें, लेकिन उसमें साफ था कि हम 2 तरफा संवाद नहीं कर सकते, हम भाषण करेंगे और आप चले जाएंगे। जब पिछली बार गंगा जल अभियान शुरू हुआ, जलगंगा अभियान, तो 1 महीने का था। जलगंगा अभियान का उद्देश्य भी बड़ा साफ है कि हम या तो नए जल स्रोत बनाएं या फिर पुराने जल स्रोतों का बेहतर रखरखाव करें, उसकी क्षमता बढ़ाएं। मित्रों, अगर ये काम किसी को कर सकता है कोई ईमानदारी के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत कर सकती है। मैं महाराष्ट्र राज्य में गया हूं अनेक जगह पर, मैंने वहां पर रिकॉर्ड रूम देखे, लेकिन मैं अपनी पंचायत में कहीं पर भी जाता हूं तो मुझे रिकॉर्ड रूम नहीं मिले। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, मैंने पूरे देश में देखा है, अगर कोई ईमानदार और शुचितापूर्ण दस्तावेज किसी ग्राम पंचायत की कोई संस्था रख सकती है तो वो सिर्फ ग्राम पंचायत ही रख सकती है, दूसरा नहीं रख सकता। आप एक एक घर को जानते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होता है कि ये सरकारी जमीन है, ये निजी जमीन है, इस व्यक्ति का कितना ही क्षमता है। यदि हमारी नीयत ठीक हो और यदि हम न्याय करने के बारे में सोचे, जो पंचायती राज का मुख्य लक्षण है। मित्रों, थोड़ा मैं अतीत में जाता हूं। जब महात्मा गांधी ने पंचायती राज की कल्पना की थी, इस देश में 3 मनीषी हुए हैं राजनीति के क्षेत्र में, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। तीनों लोगों ने कहा कि ग्रामीण विकास के बगैर देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। गांधी ने जब पंचायती राज की कल्पना की थी तो उन्होंने कहा था कि पंच परमेश्वर है। जब ये कल्पना की गई थी तब अधिकार नहीं था आपके पास में पैसा नहीं था। मैं जब बालाघाट का सांसद बना था 1999 में,
मैं बहुत बात की, आजादी कितने साल बाद की बात कर रहा हूं। तो सांसद निधि से जो भवन मैंने बनाए थे उसमें 30% की जमीन लोगों ने दान में दी थी। मैं बात आजादी की नहीं कर रहा हूं, मैं तो आजादी कितने साल बाद की बात कर रहा हूं। जहां जमीन नहीं होती थी, व्यक्ति दान करता था और हम सांसद निधि से वहां पर भवन बनाते थे। ये हमारा मूल चरित्र था। लेकिन जब हम कानून की परिधि में आ गए, अधिकार हमको मिल गए, पैसा हमको विकास के लिए मिलने लगा, तब ये हमारे पंच परमेश्वर का भाव कहां चला गया। पहले सरकार आधा पैसा देती थी और आधा गांव के लोग मिलाकर स्कूल के भवन बनाते थे, जमीन दान में देते थे। आज हम सरकारी जमीनों के बारे में जो सोचते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, जरा उस पर विचार करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिस पर मेरे से कुछ समय तक आप लोग बहुत नाराज रहे। मैंने पिछले साल वृक्षारोपण पर, पौधारोपण पर रोक लगाई। मित्रों, मैंने इसलिए लगाई थी कि मैंने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा और मैंने कहा कि मैं कोई जांच नहीं कराने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी पंचायत में पिछले 3 साल में जो भी पौधे आपने लगाए होंगे, कभी पलटकर हिसाब अपने आप से पूछना कि कितने लगाए थे, कितने जिंदा बचे। आपने मनरेगा का पैसा, उसमें मनरेगा के पैसे से लोगों को प्रावधान है कि आप उसमें लगा सकते हो, क्यों नहीं बचे? मुझे 2 ही कारण लगे। या तो आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए, फेंसिंग नहीं है, या बाकी चीजें रही होंगी, या गर्मी में पानी नहीं दे पाए। तीसरा तो कोई कारण मैं नहीं मानता कि कोई पौधा लगे और वो वृक्ष ना बन पाए। और मित्रों, मैं ये बात कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके विभाग का मंत्री हूं। और मैं जहां सांसद था तो वहां मैंने गौअभ्यारण्य का प्रारंभ किया था। वहां आज की तारीख में 2100 से ज्यादा गौवंश है। पथरीली जमीनें, मुझे 2 नीम के इतने बड़े झाड़ मिले थे, उनको मैंने चबूतरा बना रखा है कि ये मुझे मिले थे, बाकी इसको यहां कुछ नहीं था। आप कभी जाना, पिछले बार मैंने वहां 10,000 पौधे लगाए 3.5 घंटे में 1183 लोगों के साथ मिलकर। और मैंने उसी दिन कहा कि 3 साल बाद जिसको लगे वो आके यहां पर गिन लेना कि 10,000 है या नहीं। जब पत्थर में पौधा हो सकता है तो मिट्टी में कैसे मर सकता है? ये चुनौती हमें स्वीकार करना पड़ेगी। ये छोटी चुनौती नहीं है। ग्रामीण विकास सिर्फ पत्थरों का जंगल खड़ा करना नहीं है। हम सब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे में ऐसा राज्य है जिसको उपमा दी गई है कि ये नदियों के उद्गम का मायका है, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हम सब नर्मदा जी को जानते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ विंध्याचल है, एक तरफ सतपुड़ा है। विंध्याचल का आधा पानी नर्मदा बेसिन में आता है, आधा गंगा बेसिन में जाता है। आप दूर मत जाइए, आपके जिले की माही वो कहीं नहीं मिलती, सीधे जाके अरब सागर में मिलती है, 1/3 गुजरात को पानी देती है। हम उसकी कीमत करते हैं क्या? दूसरा, आधा पानी सतपुड़ा का नर्मदा बेसिन में जाता, आधा गोदावरी बेसिन में जाता है। लेकिन वहां बैतूल जिले की मुल्ताई की तापी है जो सीधे जाकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर खम्मात की खाड़ी में जाती है, वहीं से सोन और जोयला निकलती है और पटना में जाकर गंगा से मिलती है। आपके यहाँ छपरा निकलती है, जाके गंगा में मिलती है। चंबल निकलती है, जाकर यमुना में होकर गंगा में मिलती है। आप कितने राज्यों को पानी देते हो? मैं अभी तक, तब मैं जब इस बार जब जलगंगा अभियान शुरू हुआ था, तब मैंने तय किया, जब पौधारोपण पर रोक लगाई तो आपको गुस्सा आया होगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। इस बार भी जब मैंने पौधारोपण शुरू किया तब भी मैंने शर्त रखी। हमारे विभाग के पास में फेंसिंग का पैसा नहीं है, लेकिन हमने अलग से प्रावधान किया, यदि आप पौधारोपण करना चाहते हो तो पहले प्लांटेशन के लिए हमसे फेंसिंग का पैसा लो। गर्मी में अगर पानी का प्रबंध नहीं है तो ड्रिप का भी उसका प्रबंध करो, लेकिन साबित करो कि मैं पौधा लगाऊंगा तो पौधा वृक्ष बनेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। हमें अगर अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है तो ग्रामीण विकास का मतलब ये नहीं है कि हम खाली भवन बना दें। फिर मैंने पूछा कि भाई पंचायत भवन कहां पर नहीं है, तो मुझे एक लाइन में लिखकर आ गया था कि 1400 नई पंचायत है और 1400 से ज्यादा पुरानी पंचायत है जहां भवन नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस जाति का है। मैंने कहा कि हमें सैचुरेशन पर जाना है, लेकिन नक्शा ही नहीं था कि पंचायत भवन बनेगा कैसे। आप ई पंचायत की कल्पना करते हो, 2.5 कमरों में ई पंचायत बन सकती है क्या? और इसलिए मैंने उसके नक्शे का प्रबंध किया, नक्शा बदला।
और 37.5 लाख रुपया का एक पंचायत भवन, और जो क्लस्टर पर होगा जिसमें सब इंजीनियर का ऑफिस होगा वो 48.5 लाख का। हर सरपंच की मांग मुझसे थी, मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई थी कि साहब हमको तो 15 लाख का अधिकार है, बाकी सबके लिए हमें जनपद में और जिला पंचायत में भेजना पड़ता है। मैंने आपसे बिगर बात किए मैंने उसको 25 लाख किया, और जैसे ही पंचायत का भवन का मामला आया 37.5 लाख का, तो वो अधिकार भी मैंने सरपंचों को दिए कि वो खुद बनाएं। आपको अधिकार 25 लाख का है, लेकिन 37.5 लाख का भवन आप बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं तो खड़े होना पड़ेगा। हमारी पंचायतें हैं, वहां सामुदायिक भवन नहीं। सामुदायिक भवन की मैंने डिजाइन बदली है कि भैया 25 लाख से कम नहीं, अगर 5,000 से ज्यादा की आबादी की पंचायत है तो 2 बिना मांगे दो, लेकिन आपके पास जगह नहीं है तो आप बनाओगे कहां? ऐसी पंचायतें तक है, उन्होंने कहा साहब हमें सीएम राइस मिल गया, हमारे पास जगह नहीं है। ऐसा तो दुनिया में कोई पंचायत नहीं होगी जहां सरकारी जमीन नहीं रही हो, लेकिन सरकारी जमीन का बंदर बांट हमने किया है, तो आप आने वाले बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं क्या? तो पंचायत खाली इतनी नहीं है, पंचायत के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। पैसे की कमी नहीं है मित्र, ये बात आप तय मान लो। अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए वो पिछली बार तक विधायक, अभी बैतूल से विधायक, पिछले सत्र में उन्होंने एक प्रश्न लगाया बैतूल जिले का, कितनी पंचायतें हैं जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा है और उन्होंने खर्च नहीं किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक जिले में 283 पंचायतें थी जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा था, वो सूची मुझे उनको देनी पड़ी। अभी उनका प्रश्न आया है 50 लाख से ज्यादा की बताइए जिनके पास 50 लाख पड़ा है। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके पास में 15वें वित्त का पैसा है जो सीधे आपके पास जाता है, 5वें वित्त का पैसा है जो आपके पास में राज्य देती सीधे जाता है, मनरेगा के पैसे में बीच में भुगतान का संकट आया था, वो मजदूरी का हो गया, फिर उनका मटेरियल का रह गया है। अभी एक और नई चुनौती आई है, आवास प्लस के 27 लाख मकान मध्य प्रदेश में थे, 16 लाख हमको एक साथ मिले गया, पहले 13 मिल गए, बचे हुए 6.5 भी मिल गए। हमारे पास 40% पैसा देने का नहीं है, तो हमने कहा भाई अगले साल करेंगे हम इसको। अभी तो 12 लाख कैसे बनाए, उसमें हमको मनरेगा की मजदूरी देनी है। जितना मनरेगा का बजट हमारे पास है उतना तो वो प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले परिवारों में चला जाएगा। मैं शिवराज जी से जाके मिला कि ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो पैसा हम अलग से देंगे। जो बात राजवंती जी ने उठाई है, मित्रों ये हमारी जानकारी का अभाव है, इसको दूर करिए। आज से लगभग 6 महीने पहले ये लॉन्च हुआ, पहली बार जब प्रधानमंत्री आवास की घोषणा मोदी जी के नेतृत्व में हुई तो पूरे गांव में हाय तौबा मची, अरे इनको तो मिल गया, इनका तो मकान है, मेरा तो मिला नहीं, मेरा तो जरूरतमंद था। और सर्वे तो हमने नहीं किया था, सर्वे तो 2014 के पहले का था, उस समय तो किसी और की सरकार थी, लेकिन सर्वे में जो त्रुटियां थी उनको सुधारा गया। आवास प्लस की सूची बनी तो मध्य प्रदेश में 27.5 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जिनको छोड़ दिया गया था पहले, अब वो पूरी हो रही। अभी शिवराज जी और थे, मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी उस मंच पर था। ये तीसरा और आखिरी सर्वे है। जो नया वयस्क बनता है उसका तो ऑटोमेटिक परिवार मानकर उसको प्रधानमंत्री आवास अगर वो पात्र है तो मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई पुराना ऐसा व्यक्ति और गांव छूट गया है, उसके लिए सचिव की जरूरत नहीं है, जीआरएस की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी अपना पंजीयन करा सकते हो, उसमें प्रावधान था। लेकिन अगर हमारे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं पता, हमारे सरपंच को नहीं पता, तो आम आदमी को कैसे फायदा मिलेगा? ये जो तकलीफ है सूचना की, इस सूचना की तकनीक को ठीक करने की जरूरत है मित्रों। विकास में पैसे की कमी नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं। 15वां वित्त, 5वां वित्त, मनरेगा, आपकी स्टाम्प ड्यूटी, और मैं जो खान खनिज का होता है उसको मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि वो जिले में विधायक लोग अपने ढंग से करते हैं, मैं उसको नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा कि सामुदायिक भवन जिस पंचायत में नहीं है आप दीजिए। मुझे इस बात की तकलीफ है कि जो सूची दी जाती है, जब वेरीफाई कराते हैं तो पता चला कि वहां पर है। आप सही सूचना दो कि यहां पर भवन नहीं है। अभी हमने 2026 से तय किया, पहले मैंने 14 से 24 दिए थे, अभी 24 से 24 हो गए पंचायत भवन। उसके बाद ही मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा ऐसे स्थान बचे हैं जो छूट गए। मैंने इस बार कहा, बाकायदा नोटिस दिया
हमने 3 दिन पहले रिव्यू बैठक की थी कि अब सीधे कहो कि जनपद सीओ और वहां का ई दोनों दस्तखत करके दे, अगर उसके बाद कोई गांव छूटेगा तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें तय करना पड़ेगा कि जिनके पास बिल्कुल नहीं है पहले उनको बिना मांगे मिल जाना चाहिए। जब हमने फॉर्मेट तय किया है तो उस फॉर्मेट के आधार पर आगे चलिए। फिर इस 2026 से हमने तय किया है कि 40 साल से ज्यादा पुराने जितने भी पंचायत भवन हैं, हर साल हम 1,500 उनको डिसमेंटल करने का अधिकार भी हमने दिया है। अब विभाग को मिल गया है, वहीं डिसमेंटल करेंगे और वहीं पर अपना फिर से नया भवन बनाएंगे। ये बात आप तय मानकर चलिए। कहीं ना कहीं आपको किसी रास्ते पर तो चलना पड़ेगा। इस बार मैंने 94 जनपद भवन दिए, उसमें एक इसी जिले का भी है, शायद धार का भी एक है, कोई 2 है, नालछा और बाग 2 के हैं, और उसकी भी डिजाइन बदली है। आने वाले 50-60 साल तक आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना वैसा है, 5.25 करोड़ के आसपास का वो भवन होगा। देखिए, हमें ये नहीं देखना होगा कि भाई हम कैसे करें, हमें स्थायी तौर पर, अगर आप ठीक तरीके से बैठेंगे नहीं, कल की तकनीक की दुनिया है, आपको बैठक करनी है, आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आपका चेंबर इतना बेहतर होना चाहिए कि कहीं आपको वापस ना जाना पड़े। अभी जिन पंचायतों में हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हमने उनको रिलैक्स किया कि किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल वहां मिलेगा हम उसको अनुमति देंगे, नहीं तो किसी दूसरे जाकर पोर्टल पर जाकर चढ़ाता है, कहीं बाकी चीजें होती है, कठिनाइयां। हम सड़कों की बात करते हैं। अभी मुझे आदरणीय भाभी जी ने कहा कि खेत सड़क चाहिए, खेत सड़क की सब डिमांड है। मेरी 2-3 बातें हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री सड़क का पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, अब चौथा चरण है जो 500 की आबादी तक के मकान, जो 2011 में 500 की आबादी थी, उनके जुड़ने का काम अब शुरू हुआ। इस जिले में 668 ऐसे चिन्हित गांव हुए हैं जो इस साल लिए गए हैं चौथे चरण में, जिसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री मजरा टोला, जिसमें 100 तक की आबादी है, वो 744 बसाहट है इस जिले की, जिसको शामिल किया गया है। अब 100 की आबादी तक आप पहुंच गए। अगर आप कोई प्रधानमंत्री सड़क पे अगर कोई आदिवासी गांव है जो 100% है, 80% है, तो वो 250 की आबादी में भी प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ेगा, उसको 500 की आबादी की जरूरत नहीं है। लेकिन जनमन की कोई जाति हो, सहरिया, बैगा, इस तरफ तो है नहीं, तो वो है तो 100 की आबादी पर भी वो जुड़ सकता है। नक्सलवाद है तो 100 की आबादी में प्रधानमंत्री सड़क वहां जा सकती है। ये नियम है। अब आपके पास में मजरा, टोला, फलिया, यही बस्ते हैं, उसको भी चौथे चरण में कहा गया कि आप सर्कुलर लाइन बनाकर उसकी डिजाइन करिए ताकि अधिकांश आबादियां उसमें बसाहट जुड़ जाए। इसमें एक और संशोधन था जो ईमानदारी के साथ किया गया है। पहले राजस्व ग्राम को ही बसाहट माना गया था, अब चाहे वनग्राम हो और चाहे राजस्व ग्राम हो या ना हो, अगर वो 100 से ज्यादा की आबादी की बसाहट है तो उसे बसाहट मानकर सड़क से जोड़ा जाएगा। ये मुख्यमंत्री मजरा टोला में शामिल किया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें जनप्रतिनिधियों को भी समझना होगा। पहले अधिकारियों के सामने भी दुविधा थी कि राजस्व ग्राम होगा तो ही वो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। अब ये क्लास भी उसमें से अलग हो गया है। अब बसाहट का मतलब बसाहट है और वो वहां पर जुड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि एक विसंगति थी जो सभी जनप्रतिनिधियों के ध्यान में आती होगी। पहले चरण में जो प्रधानमंत्री सड़क बनी, वो दूसरे चरण में अगर कोई पुलिया वहां किसी डिपार्टमेंट की थी, ग्रामीण विकास की रही होगी, मंडी की रही होगी, पेट्रोली की रही होगी, जिसने भी बनाई होगी, अब वो बनी थी तो रोड बन गई लेकिन पुलिया नहीं बनी, बाद में वो पुलिया डूब जाती है। भारत सरकार का पहले नियम था कि 15 दिन अगर कोई रास्ता बंद होता है तो भी 12मासी माना जाता है। जब पहले चरण में प्रधानमंत्री सड़क आई थी, बाद में उसका रिव्यू हुआ, मैं उस कमेटी में था, तय हुआ कि 72 घंटे भी अगर बरसात में 5 बार कोई रास्ता बंद होता है तो फिर उसे 12मासी माना जाएगा। 15 दिन वाला नहीं, वो तो 12मासी नहीं माना जाएगा। और फिर उसके बाद पुलिया बने। अब उस पैरामीटर को और घटा दिया गया है। अब अगर 48 घंटे 5 दिन कोई पुलिया बंद होती है तो अभी वो 12मासी नहीं मानी जाएगी, हम नई पुलिया बनाएंगे। और अभी एक साथ हमने 1700 पुलिया दी है, जिसमें इस जिले की 85 पुलिया हैं, जिसको एक बार में लिया गया है। पहले बार में 12 पुल जो बड़े हैं वो इस साल बनेंगे और 3 साल के भीतर ये पूरी 85 पुलियां आपकी बनकर तैयार हो जाएगी।
खराब हो या ना हो, पानी ऊपर से जाता है तो तोड़कर उसकी जगह पर बड़ा पुल बनेगा। तो मुझे लगता है हमें कोशिश ये करनी चाहिए, इसमें कहीं हमारा कोई पुल तो नहीं छूट गया, तो फिर ये मदद हो जाएगी। फिर हमें, मुझे लगता नहीं कि हमें किसी आवेदन की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए इस ग्राम जिले में 81 पंचायत नए भवन है, नए 81 है। इस साल जो पुराने होंगे उनको हम फिर से, जो पुराने टूटने लायक होंगे उनको टूटकर हम नहीं देंगे। सामुदायिक भवन लेकिन कम है, 8 ही है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने भी सूची दी है, हमारे सांसद जी ने भी एक सूची दी है, मैं उसे पूरा करूंगा। मित्रों, हम ग्रामीण विकास में जिन प्रयोगों को हम करना चाहते हैं, और मैं नहीं मानता कि आप उससे सहमत नहीं होंगे, हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि जब हम छोटे थे तो क्या हमारे नदी नाले बारहमासी थे या नहीं थे? उस समय वो बारहमासी थे। आज वहां पर पानी का संकट, और इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, सरप्लस पानी भी हमारे पास है, हम दुनिया भर को पानी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी का संकट है या नहीं? अगर इस पानी को चाहिए तो हम कोई हिमालय के किनारे नहीं है, हमें पानी इन पहाड़ों के पौधों से ही मिलेगा। वो पौधे जो पानी पीते नहीं है बल्कि पानी अपने भीतर रखते हैं, समेट कर बूंद बूंद हमें वापस करते हैं। जंगल काटने का अपराध किसी और ने नहीं किया, किसी और ने किया हुआ उंगली हम उठा सकते हैं, लेकिन बिना उसके हम पानी की चुनौती का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास सरकारी जमीन ना हो, आप क्या वृक्षारोपण करेंगे? और इसलिए इस बार मैंने तय किया है, कैलेंडर ही बनाए। पहले अभियान चलता था, फला तारीख को इतने लाख लगा दो, मैंने इसका विरोध किया। जहां पानी गिरे उसके बाद वहां पर पौधा लगाएंगे। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने 5 जुलाई तय किया था, हमने तय किया कि 15 जुलाई से 15 अगस्त सरकारी जमीन पर पौधारोपण होगा। जिस जिले में तब तक पानी गिर चुका होगा उस हिसाब से वो अपनी तारीख तय कर ले। हमारी तरफ से कोई तारीख का प्रतिबंध नहीं है, आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ 15 अगस्त से 15 सितंबर तक निजी जमीन पर होगा एक पौधा मां के नाम, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई योजना लॉन्च की है, एक बगिया मां के नाम। हर गांव, हर ग्राम पंचायत में इस बार में 30,000 से ज्यादा लिए जाएंगे। आपके गांव में कोई समूह हो, उसकी किसी बहन के पास 1 एकड़ जमीन हो, अगर वो अप्लाई करती है उस 1 एकड़ जमीन पर, तो सारा संकट होता है कि 3 साल तक खेती कौन करेगा। पहले साल में उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें वो फेंसिंग करेगी, 5 बाई 5 और 3 मीटर गहरा एक उसमें तालाब होगा, उसका पैसा है। पौधे लगाएंगे, दूसरी साल 52,000 रुपए मिलेंगे, ताकि उसको खेती का जो नुकसान हो वो उसको ना उठाना पड़े। और तीसरी साल उसको 48,000 रुपए मिलेंगे। 3 साल में उसको 3 लाख रुपए पूरे दिए जाएंगे ताकि कोई नुकसान ना हो, और 3 साल में उसके पौधे फल देने लगेंगे, तो वो उसके स्वावलंबन का रास्ता तय होगा। ये पहला प्रयोग है मध्य प्रदेश में। अगर ये सफल होता है तो हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हम कहीं ना कहीं, हमको स्वावलंबी पंचायत बनाना है। और अब एक बात ऐसी है जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके पास में इतना पैसा है, राज्य सरकार देती है, भारत सरकार देती है, आपका खुद का क्या है? आपके पास में पीने का पानी है, आपके पास में बिजली का बिल है, आपके पास में और भी विकास की चीजें हैं, लेकिन आपकी इनकम क्या है? कब तक सरकारों से लेकर आप अपनी पंचायत को चलाओगे? स्वावलंबी पंचायत बनाना है तो कोई तो मैप होगा, कोई तो रोड मैप होगा, कोई तो योजना होगी। हर बार सरकार कहती है आप अपनी कार्य योजना बनाकर पहुंचा दो, आपकी कार्य योजना कागजों पर होती है, उसमें आय का कोई इंतजाम है क्या? आपके पास में जो पैसा आता है उसमें टाइड और अनटाइड, आप कहते उसको खत्म कर दो। भाई साहब, जब मैं केंद्र में जल जीवन मिशन का मंत्री था, वो तभी क्लास बनाए, आप भूल जाओ कि वो खत्म होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब आपके यहां नल जल योजना आ जाएगी, मोटर चलेगी, चलाने वाला ऑपरेटर आएगा, कहां से वेतन दोगे? कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हो ना, उल्टा पुल्टा करते हो, देते हो। उसमें तो प्रावधान है कि स्वच्छता और पेयजल का पैसा दे सकते हो। कोई टोटी टूट जाए, कोई 150 मीटर पाइपलाइन आपको लगाना पड़े तो आप लगा लेना। गंदा पानी आएगा, एक आदमी को 55 लीटर पानी मिलना है। 1000 की पंचायत होगी तो 50,000 लीटर पानी सुबह मिलेगा, 24 घंटे में आप उसको गंदा करके फेंकोगे, कहीं तो जाएगा।
इकट्ठा करने की कोई नाली बना लो। कुछ पंचायतों ने अच्छा काम किया, कल मैं बड़वानी में था, यहां पर भी किया होगा। ऐसा कुछ काम करो, वो पैसा उसके लिए, आप ही के लिए है। आपकी तकलीफ ये है कि पैसा खाते में और आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। दुख इस बात का है आपको, बाकी कोई दुख नहीं है आपको। पैसा रखा है और खर्चा नहीं कर पा रहे। लेकिन भैया आपकी खुद की इनकम कितनी है? आपकी पंचायत कैसे चलाओगे? कल के दिन मनरेगा बंद होगी, कहां से करोगे? सरकार पैसा नहीं देगी, पंचायत कैसे चलाओगे? पंचायत, स्वावलंबी पंचायत अगर बनानी है तो कोई नए मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना होगा कि पहले भी तो पंचायतें चलती थी, जब पैसा नहीं होता था पंचायतों में, गांव के लोग इकट्ठा करके उत्सव भी करते थे, सफाई भी करते थे, और गांव गंदे नहीं थे। मात्र अगर पानी का नर्दा था तो खुद जिसकी गांव घर होता था उसकी जिम्मेदारी तय होती थी। आज किसी की जिम्मेदारी नहीं। आप सीसी रोड बनाते हो, उस पर गंदा पानी बहता रहता है, क्या ये सच्चाई नहीं है? बाहर का व्यक्ति लाकर नहीं करेगा। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आप पे अधिकार जताने नहीं आया, लेकिन आपसे बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। हमें खुलकर बात करनी चाहिए। खेत सड़क के लिए मैंने कहा सरपंचों से कि आप एक बार अपने पोर्टल पर चढ़ा दो कि मेरी ग्राम पंचायत में 10 खेत सड़क है। आप उसमें लिख दो ये 3 साल पहले बनी थी, अब खराब हो गई, तो खेत सड़क मत लिखो। उसको कहो कि साहब 3 साल पहले तो मैंने बना ली थी, लेकिन अभी बरसात में खराब हो गई। जब डामर की सड़क खराब हो जाती है तो वो खराब हो ही गई होगी, तो इस बार उसको ग्रेवल रोड करो, मिट्टी क्यों डालना है? फिर आप उसको अच्छी सड़क बनाओ, अपग्रेड करो। और इस राज्य में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने डामरीकृत की है। ये तो आप ही का काम है ना। आपके यहाँ 10 खेत सड़क है, उदाहरण दे रहा हूं, आप एक बार में हमने मिट्टी डाल दो, 2 साल बाद कम से कम किसी एक को गिट्टी में कर दो। खेती के लिए तो जा रही है ना, क्यों नहीं कर रहे भाई? लेकिन आपकी कोई प्लान ही नहीं है, और हर बार हर कोई कागज थमा देता है, साहब हमको सड़क दे दो। हमने रोकी है, हमें पैसा घर नहीं ले जाना, लेकिन मैंने मैपिंग की है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि खेत सड़क का पैसा भी निकलेगा, ग्रेवल सड़क का भी निकलेगा, मुख्यमंत्री सड़क का भी उसी में लगेगा, विधायक जी का पैसा भी उसी में लगेगा। ये नहीं चल पाएगा। अगर 4 बार पैसा निकला है तो फिर उसको पक्की सड़क बन जाना चाहिए। इतने किया है, बाकी कुछ नहीं किया। पैसा वैसा नहीं रुकने वाला है। इस बार 2026 में, जैसे अभी तक हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती थी, तो प्रधानमंत्री जी को मैंने नाम भेजा था ग्राम सुशासन भवन, अटल ग्राम सुशासन भवन। प्रधानमंत्री जी ने उसको बदल के किया अटल ग्राम सेवा सदन। तो जो नए प्रधानमंत्री जो हमारे पंचायत के भवन बन रहे हैं, उनका नाम है अटल ग्राम सेवा सदन। और जो अभी बनेंगे जनपद के भवन, इस बार 94 का पैसा दिया है मैंने, वो अटल सुशासन भवन होंगे। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्रयोग करके मुझे दीजिए, यहाँ कुछ यंग लोग भी दिख रहे हैं मुझे, हम कम से कम मिलके कुछ सुझाव दें। ये सम्मेलन खाली भाषण सुन के जाने का नहीं है। मैं जलगंगा अभियान में जब मैं शामिल हुआ तो मैं केंद्र में भी जल शक्ति मंत्री रहा हूं। तो मैंने कहा भाई मैं क्या देखने जाऊंगा, खेत तालाब। तो मैंने खेत तालाब में नियम नहीं बनाया, लेकिन हमारे सारे जिला पंचायत सीईओ को एक सामान्य चर्चा में मैंने कहा कि यदि खेत तालाब जल स्रोत के किनारे बन जाए, नदी के किनारे कोई किसान हो, मत देखो उसकी जाति, पार्टी, बूंद, दे दो उसको, उसका भी भला हो जाएगा। कुछ पानी की बूंदें जाएंगी तो नदी और तालाब में चली जाएंगी, पहले उनको कर दो। इतना ही कह रहा हूं, आपकी पंचायत में आप ही करो, लेकिन आप ये तो देखो कि आप कर कहां रहे हो। आप किसी एक को दे दोगे तो किसान का भला हो जाएगा, लेकिन बाकी का भला नहीं होगा ना। तो ये निर्णय तो आप ही को करना होगा, ये मंत्री नहीं कर सकता, ये विधायक और सांसद नहीं कर सकता। ये बात आप तय मानकर चलिए। और इसलिए कम से कम इन बातों को हम उन बातों के साथ में जोड़े तो अच्छा होगा। अगली साल जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, आप इससे सहमत हो तो बताना, आवाज देके। उन्होंने कहा है कि जो शमशान घाट है वो तो सबके लिए है। अब कई जगह पे या तो सड़क नहीं है, कई जगह पुलिया हैं, कई जगह पर कब्जा है, कई जगह पर बाउंड्री वाल नहीं है। ये सच्चाई है ना। लेकिन अगर एक बार में इस साल मैं आपसे कहूं कि राज्य वित्त का पैसा कम पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या एक साल में आपकी पंचायत में जो शमशान घाट हो उसको एक बार में ही पूरा कर दो, उसकी फेंसिंग भी कर दो, बाउंड्री वाल बनाना तो बाउंड्री वाल बना दो, सीसी रोड बनाना तो सीसी रोड बना दो, पुलिया है तो उसको भी कर दो।
क्योंकि वहां तो सबको जाना है भैया, यही तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सहमत हैं आप, तो मैं सर्कुलर जारी करूंगा कि भाई ये पैसा 1 साल इसके लिए कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि अपन इसके लिए आए, और आपको कोई इससे अलग कोई सुझाव देना है आप मुझे फोन करके दीजिए, चिट्ठी लिख कर दीजिए। मैं भगवान नहीं हूं, हम जो दुनिया में सब जानते हैं। हमसे जमीन पर जो लोग काम करते हैं ना, वो ज्यादा जानते हैं। जब हम जाते हैं, जो कठिनाई हमें आती है उसको एड्रेस करिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं सांसद था, कैबिनेट मंत्री था, तो एक दिव्यांग थे, तो मैं कभी दिव्यांगों के साथ ऐसे फोटो नहीं खिंचवाता। 80% दिव्यांग है, तुम उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया सूची निकालो, एक बार में ट्राई साइकिल उनको बैटरीज या स्कूटर देनी है। और सूची निकाली, सबको दे दिया। एक यंग लड़का था, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट था, उसने आकर मुझे धन्यवाद दिया। बोले भाई साहब मैं इनको सुधारने का काम भी कर सकता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इनका नंबर ले लो, सुधारने का काम करो। वो भी बड़ी चुनौती है उनके सामने, बैटरी खराब हो जाती है, सुधारने के लिए कहाँ जाए, पैसा लेते हैं। बाद में मैं 6-7 महीने बाद उसको प्रधानमंत्री आवास मिल गया। एक किस्त मिली और उसके बाद दूसरा नोटिस पहुंच गया कि किस्त वापस करो। मैं दौरे पे निकला बरसात में, वो बेचारा घसटते हुए आया, तो मुझे गुस्सा आ गई। तो मैं गाड़ी से नहीं उतरा, यार तुमको मैंने कहा था ट्राई साइकिल दे देंगे, तो तुम कहाँ है, तुमको मिली नहीं भाई साहब, ट्राई साइकिल तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया, एक किस्त आ गई, मैंने तोड़ लिया। अब बरसात आ गई, नोटिस आ गया कि पैसा वापस करो, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, मेरा परिवार नहीं है, उसमें क्लॉज है ऐसा। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, तो कहा सर, उसने कहा, जिला पंचायत सीओ ने कहा कि सर परिवार को मिलता है, अब पहले दिव्यांग के नाम पर हो गया, गलती हो गई, तो हमको नोटिस आया तो हम वापस ले गए। मैंने उससे क्षमा मांगी और मैंने कहा कि भाई पन्नी अन्नी लगाओ, इसका स्थायी, अभी बरसात का तो वो करो, अपन इसको बनवा देंगे मकान। लेकिन मेरे मन में आया कि यार ये तो बड़ी हुई संगति है। मैंने उसको पार्लियामेंट में उठाया, स्टैंडिंग कमेटी में उठाया, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ क्लास बदला कि 80% से ज्यादा दिव्यांग अगर है तो मैंने उससे कहा कि विवाह कर लो। मैंने ऐसे शहर में नहीं होता कि शादी कर लो तो परिवार हो जाएगा, तो ये पात्रता आ जाएगी। उसका जो जवाब मुझे था, उसके स्वाभिमान को मैं सैल्यूट करता हूँ कि सांसद जी मैं अपना जीवन तो संभाल नहीं पा रहा, दूसरे की बच्ची की जिंदगी कैसे खराब करूँगा। तो वो मकान बने या ना बने, मैं अभी इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी कोई आय की इनकम पक्की नहीं हो जाती। उसकी उस बात ने मुझे संसद में कहने के लिए मजबूर किया, और पूरे देश में कानून बदला उस व्यक्ति के कारण। एक और उदाहरण जो हमारे गांव में आएंगे, आपके सामने भी आते होंगे। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि साहब मेरी पत्नी नहीं रही, मैं अपने बच्चे को भोजन बनाकर जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लौट के शाम के आके खिलाता हूँ, मुझे गैस कनेक्शन चाहिए। मिल जाएगा, जैसे अपन नेतागिरी में बोलते थे मिल जाएगा। मैं भाई दे देना। मैंने साहब वो तो महिलाओं को मिलता है, पुरुष को नहीं मिलता। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है। तो वहाँ वो बक्सवाया में हमारे एक मित्र थे, वो एजेंसी चलाते थे, युवा मोर्चे का कोई मित्र था, टीकमगढ़ का वहाँ एजेंसी में था, वो सुन रहा था। तो मैंने कहा इसके कितने पैसे होते हैं, 1600 या 1700 रुपये थे। मैंने कहा 1700 रुपये, मैं कभी नगद पैसा देता नहीं हूँ राजनीति में, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि यार इसको कनेक्शन मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसको कनेक्शन दो, नगद पैसे लो, लेकिन आज इसको कनेक्शन दे देना। उसने कहा एजेंसी वाले ने कि भाई साहब मैंने बात सुन ली है, ये शाम का भोजन गैस कनेक्शन से बनाएगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं दे दूंगा इसको। लेकिन मैंने ये बात उठाई कि आपने उज्ज्वला मातृशक्ति को दिया है, लेकिन अगर किसी की पत्नी ना हो या अकेला हो और अपने बच्चे को जीवन देना चाहे, वो नहीं कर सकता। कई बार हम अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन ये चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। मेरे सामने तो गिनती की आई होगी क्योंकि मैं सांसद था, आप तो पंचायत के सरपंच है।